एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत जैव भू रासायनिक चक्र को इस वीडियो में पढ़ेंगे और उनसे जुड़ी तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र को। ठीक, तो सबसे पहले जैव अर्थात जीव, ठीक, जैव अर्थात जीव समुदाय, भू अर्थात पृथ्वी, रासायनिक अर्थात रसायन और चक्र अर्थात चक्रण। ठीक, चक्रण अर्थात जैव अर्थ का अर्थ हुआ जीव समुदाय, भू अर्थात पृथ्वी, रासायनिक अर्थात रसायन का, और जो चक्रण है इसी को क्या कहेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। यदि हम बात करें जैव रसायन की, तो जैव रसायन में जैसे कैल्शियम, हमारे जो पृथ्वी है, जो चट्टानें हैं, ये मान लो चट्टानें हो गई, तो ये चट्टानों में ही विभिन्न प्रकार के जैव रसायन पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड और विभिन्न प्रकार के मिनरल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में। और इन्हीं चट्टानों से होता है क्या? जो ये दूसरा शब्द है हमारा जैव, तो ये जैव क्या होता है? जीव समुदाय, और जैव में ही हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुएं दोनों शामिल हो जाते हैं। तो होता क्या है, जो ये हमारा जैव रसायन है ये चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पर चट्टान है तो चट्टानों में पाया गया क्या? हमारा जैव रसायन। और जैव रसायन ये चट्टानों में पाया जाएगा तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो हमारे पेड़ पौधे और घास फूस हैं, ये क्या करते हैं? चट्टानों से ये जो सारे केमिकल्स हैं, हमारे जो भू रसायन हैं, इनको क्या करते हैं? अपने जड़ों के द्वारा इसको अवशोषित करके अपने पत्तियों, किसके द्वारा? अपने तनों के द्वारा पत्तियों तथा फलों के में ये जो रसायन को, भू रसायन को पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? जो हमारा जैव भू रसायन था, ये पत्तियों की सहायता से, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने तनों के माध्यम से ये ले गए अपने पत्तियों में, और अपने पत्तियों से ये ले गए क्या? अपने फलों में। तो फल से क्या हुआ? तो यहाँ पर यदि कोई चिड़िया या कोई मनुष्य उसके फल को ग्रहण करता है तो होता क्या है? वो जो यहाँ पे उसमें जो रसायन थे, वो रसायन उस व्यक्ति के पास भी पहुँच जाते हैं, और इसी प्रकार से ये दोनों चक्र चलता रहता है। जैसे मान लो ये कोई घास फूस है, इसको एक बकरी ने खाया, तो घास में जो जैव रसायन पाए जाएंगे वो उस बकरी में चले गए, और बकरी को खाया किसने? शेर। और शेर को खाने के बाद क्या हुआ? यदि शेर की डेथ हो गई तो ये इसमें जो कैल्शियम या इसमें जो कार्बनिक यौगिक थे या इसमें जो रसायन थे वो पुनः किसमें मिल जाएंगे? मृदा में। और ये पूरा चक्रण बार बार ऐसे चलता रहेगा। अब बात आती है कि जैव भू रसायन चक्र को भू जैव रसायन चक्र क्यों ना कहा जाए? यदि हमारे दृष्टि से देखा जाएगा तो इसको लेकर दो मत पाए जाते हैं। कितने मत? दो मत हैं। पहला मत यह है कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं या जो भूगोलवेत्ता है, वो कहते हैं यदि पृथ्वी पर ये सारे जो भू रसायन ही ना होते तो ये जीव समुदाय करते क्या? उनका चक्रण ही नहीं होता। लेकिन वही दूसरा जो समुदाय है वो वनस्पति शास्त्रियों का है। वो कहता है क्या है कि यदि यहाँ पर सब कुछ होते, चट्टान भी होती और चट्टान में पाए जाने वाले रसायन भी होते, लेकिन ये जीव ही ना होते, तो इनका चक्रण हम किस माध्यम से करते हैं? हमारे देश से तो जो जैव भू रासायनिक चक्र कहना उचित होगा, लेकिन आपके देश से क्या होगा ये कमेंट करके हमें बताइएगा। तो ये रहा हमारा क्या? चट्टान में यदि हम इसमें देखेंगे तो जैविक तत्व जो होंगे, और जब जैविक और अजैविक, ठीक, जो जैविक और अजैविक जो होता है, इनका एक संगठित रूप से जो तंत्र का निर्माण करते हैं उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो हुआ क्या? जो ये जैविक तत्व हैं, ये जो जैविक हमारे प्लांट थे, ये क्या करें? ये अजैविक तत्वों जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब हमारे क्या थे? अजैविक तत्व थे। अजैविक तत्व मृदा में पाए जाते थे। तो ये क्या हुए? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? ये अपने जड़ों के द्वारा इन मिनरल्स को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके ये अपने पत्तियों पर, फलों पर पहुंचाते हैं, और उन पत्तियों एवं फलों को खाते हैं क्या? हमारे जीव जंतु जैसे बकरी या मनुष्य। उससे नेक्स्ट द्वितीय का उपभोक्ता होते हैं, उनके पास जाता है, फिर उसको खाते हैं तृतीय को उपभोक्ता, और इसके साथ वो उनकी डेथ होती है, उनको कंपोजर जो होते हैं वो उसको विघटित कर देते हैं, और ऐसे एक चक्र चलता रहता है। यदि हम देखें किसको, सर्वप्रथम क्या होगा, जो पौधे होंगे
जो यहाँ पे देखो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, जब अपनी जड़ों के द्वारा इन जो भू रासायनिक जो अजैविक तत्व हैं इनको ग्रहण करेंगे। ठीक, यदि इनको ग्रहण करेंगे तो ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा इनके पत्तियों के पास। अब पत्तियों को खाते हैं, जैसे मान लो कोई खाया क्या, कोई बकरी खाई और बकरी को खाया कौन, मांस मछली, जिसको सॉरी जो हमारे शेर हैं उनको बकरी को खा लिए शेर, और शेर को खाने के बाद क्या हुआ, शेर की डेथ हो गई, और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। इसी को क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, अर्थात वह चक्र जिसके द्वारा अजैविक पदार्थों का, ठीक, अजैविक पदार्थों का, चट्टान में उपस्थित अजैविक पदार्थों का जैविक तत्वों के द्वारा एक पूरा चक्रण चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, तो ये रहा क्या हमारा, जैसे मान लो सब प्रथम एक पौधा है तो पौधों की पत्तियों को खाएंगे क्या, जैसे कोई चिड़िया खाई, अब चिड़िया को खा लिया किसने, चिड़िया को खा लिया छिपकली ने, छिपकली को खाया बाज ने, और बाज को फिर विविध भक्षी, उसको उभयभक्षी कहेंगे। जैसे देखो पहले होते हैं क्या, पेड़ पौधे, फिर इसके बाद आते हैं तृणभक्षी जो शाकाहारी होते हैं, ठीक, फिर इसके बाद आते हैं मांसभक्षी जो सिर्फ मांस खाते हैं, और उभयभक्षी अर्थात जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको कहते हैं उभयभक्षी। और इसके बाद एक आता है विविध भक्षी जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों के साथ साथ वो क्या कहते हैं, चट्टानों का भी ग्रहण करते हैं। जैसे गांव देहात में पाया जाता है क्या, खपड़ैल या चूना पत्थर, तो उनको भी वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे कौन, अपघटक, और जब ये सारे जीव जंतु मर जाते हैं वो अपघटक अपना कार्य कर देते हैं, उनको अपघटित करके कहाँ पे मिला देते हैं, मृदा में। अब फिर मृदा से पौधे ग्रहण करते हैं, तीसरा भक्षी खाएंगे इसको, फिर मांस भक्षी, फिर उभयभक्षी, फिर ऐसे ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। तो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन ग्रहण, तो ऊर्जा का जो हम बताए थे कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है क्या, 10% के नियम के अनुसार चलता है। अर्थात एक व्यक्ति से एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है मात्र 10%। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होगा वो मिलेगा किसको, तृणभक्षी को। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। यदि हम इसको देखेंगे, ठीक, जैव भू रासायनिक चक्र को यदि हम देखेंगे क्या, ये कहते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करता रहता है, चक्रण करता रहता है। अब बात आती है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखला एक ऐसा पथ होता है, ठीक, खाद्य श्रृंखला एक ऐसा पथ होता है जिसके द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य ऊर्जा का जो संचार होता रहता है। ठीक, ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला वो संचालित होती रहती है। जैसे ये कोई मान लो कि क्या हुई, घास हो गई, और घास को खाती है कोई बकरी, और बकरी को खाता है शेर, शेर के बाद ये अपघटक होकर फिर से ये कहाँ पहुँच जाता है, पौधों के पास, या मिट्टी में अपघटित होकर ये फिर पौधों के पास पहुँच जाता है। ठीक, या इसी प्रकार ये कोई पौधा हुआ, इसको किसी पक्षी ने खाया, पक्षी को खाया बाज ने, बाज को खा लिए क्या, बिल्ली या कुत्ते ने, फिर इसी प्रकार बिल्ली या कुत्ते से जो उसका कैल्शियम था, जो उसका मिनरल्स था, जो उसके अंतर्गत पाए जाते थे, जो भू रासायनिक चक्र जो भू रसायन पाए जाएंगे वो भी मृदा में मिल जाएंगे, और मृदा के बाद ही फिर इसका क्या हो जाएगा, चक्रण हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी के द्वारा पूरे पृथ्वी में, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ये इसका चक्रण होता रहता है। इसी को कहते हैं कि जो भू रासायनिक चक्र। यदि हम बात करेंगे जो ये पेड़ पौधे होते हैं, एक बात और हुई हमारे जो भारतीय संस्कृति में कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं या अन्य कोई अन्य वस्तु, मतलब कि अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रणाम करके खाते हैं। कारण क्या है उसका एक वैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ये पेड़ पौधा है, यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे ये पेड़ पौधे उगे वहाँ पर मान लो किसी शेर की डेथ हुई। ठीक, जो शेर की डेथ हुई तो शेर के अंदर जो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस जो भू रसायन पाए जाते हैं, उनकी डेथ होने से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। इनको कोई पता नहीं रहता ये कहाँ से भी ग्रहण कर रहे हैं, ये किसका कैल्शियम ग्रहण कर रहे हैं, या पोटेशियम ग्रहण कर रहे हैं, या सोडियम ग्रहण कर रहे हैं, ये तो मिला बस ग्रहण कर लिए। तो हो सकता है जो ये पेड़ पौधा हो ये किसी शेर का कैल्शियम ग्रहण कर लिया हो, और उसके द्वारा जब ये कैल्शियम ग्रहण किया गया या पोटेशियम ग्रहण
किया गया या सोडियम ग्रहण किया गया तो ये इसके तनों से के माध्यम से इसे पत्तियों और इसके माध्यम से फलों में पहुंचता है। तो यदि उस फल को कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसको खाता है तो उसके अंतर्गत किसका गुण आ जाएगा, सेरत्व का गुण आ जाएगा, मतलब कि वो साहसी ज़्यादा हो जाएगा और चिघारने लगेगा। वहीं यदि हम देखेंगे क्या कोई यदि यहाँ पे कोई संत महात्मा या कोई शांत जानवर निक्षेपित हुआ, उसका अवसादित हुआ हो, किसके द्वारा अपघटित हुआ हो, और वो पेड़ पौधा क्या हुआ, उस अवसाद को ले जाके, उस भू रसायन को ले जाके कहाँ पे रख दिया, तनों के माध्यम से अपनी पत्तियों के पास और अपने किसको क्या कहते हैं, अपने फलों में ला दिया। यदि उस फल को कोई बच्चा खाता है तो उसके अंदर संतों वाली जो फीलिंग हो जाती है, संतों वाली जो कैरेक्टर पाए जाने लगेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होता है, इस एक प्रकार से क्या कहते हैं, ये कैल्शियम का, पोटेशियम का ये क्या करते हैं, चक्रण करते रहते हैं। और वैसे तो कहा जाता है जो मनुष्यों पर स्वभाव पड़ता है वो उनके जीन के अनुसार पड़ता है, लेकिन एक बात और होती है वातावरण की। तो वातावरण के साथ जो संयोजन करते हैं उनसे भी उनका जो चरित्र होता है, जो पर्सनालिटी होती है वो भी डेवलप होती है। तो ये क्या होता है जो हमारे भारतीय संस्कृति में है कि अन्य देवो भव, इसी कारण हम क्या करते हैं, इनको जो पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधे से जो उत्पन्न अन्न है, जो फल है, उनको हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उसको प्रणाम कर कर ही खाते हैं। कारण क्या, हम उनको एक देवता के रूप में मानते हैं और देवता के रूप में ही उसको ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये रहा क्या हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। और जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है, इसके द्वारा जब जैविक तत्वों के द्वारा अजैविक तत्वों का, ठीक, जब जैविक तत्व अजैविक तत्वों को ग्रहण करके वो विभिन्न प्रकार के उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक से पहुंचता हुआ अपघटित होकर, अपघटकों के द्वारा अपघटित होकर जब वो मृदा में पहुंचकर फिर वो किसी पौधे में पहुंचता है, तो इस पूरे तत्व को क्या कहते हैं, इस पूरी चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, जिनमें अजैविक तत्वों का जैविक घटकों के द्वारा क्या होता है, पूरा चक्रण चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये रहा हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। ये जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें, अब ये तो रहा हमारा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत या वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत जैव भू रासायनिक चक्र। यदि हम ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो हमें मिलेगा जो ये जो भू रासायनिक चक्र है, इसकी जो तीव्रता पाई जाएगी, जो ये जो भू रासायनिक चक्र है, ये तीव्रता कहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा, तो हम देखेंगे जो भूमध्य रेखा है हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास इस जो भू रासायनिक चक्र की जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा पाई जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर पाया जाता है और सर्वाधिक क्या, वर्षा की मात्रा। जब सर्वाधिक वर्षा की मात्रा और टेम्परेचर पाए जाएंगे तो ये जो क्रिया है, जो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, जो बड़े बड़े नीचे तक जड़ों तक गहरी जड़ों वाले क्या पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे, जो नीचे से उपस्थित जो रसायन है उनका क्या करेंगे, अवशोषण करके ऊपर ला के क्या होगा, यहाँ पे उतना ही ज़्यादा तीव्र गति से इनका चक्रण चलेगा और इन्हीं चक्रण को ही क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है इसकी तीव्रता में आएगी क्या, कमी। और भूमध्य रेखा पर ये सर्वाधिक पाए जाएंगे, वहीं ध्रुवों पर ये सबसे कम पाए जाएंगे। यदि हम बात करें इनकी तीव्रता की, तो इनकी जो तीव्रता हो वो सब सर्वाधिक पाई जाएगी वनों में। ठीक, वनों के बाद ये पाए जाएंगे इनके घास के मैदानों में, और घास के मैदानों के बाद ये पाए जाएंगे सबसे कम मरुस्थल में। ठीक, तो जो मरुस्थल पाए जाएंगे यहाँ पर इनकी जो भू रासायनिक चक्र की जो तीव्रता है वो सबसे कम पाई जाएगी। उसके सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, वो भूमध्य रेखीय वर्षावन में, यानी कि सदाबहार वन में। यदि सदाबहार वन के और ऊपर जाएं तो मानसूनी वन के और ऊपर जाएं तो मिश्रित वन, भूमध्य सागरीय वन, फिर उसके ऊपर जाएं तो शंकुधारी वन। यदि बात करें घास के मैदानों में, तो दो प्रकार के घास के मैदानों में सबसे ज़्यादा जो भू रासायनिक चक्र पाया जाएगा वो पाया जाएगा कहाँ पे, सवाना घास के मैदानों में। कहाँ पे, सवाना घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और इसके बाद ये देखा जाए दूसरे घास के मैदानों में, तो प्रेरी हमारा जो शीतोष्ण घाट का मैदान है उसके बाद मिलेगा हमारा प्रेरी में या स्टेपी में। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे मरुस्थल में,
तो मरुस्थल में तो जो उष्ण मरुस्थल रहेगा वहाँ पर पाया जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्या शीत मरुस्थल रहेगा वहाँ पर जैव रासायनिक चक्रों की जो तीव्रता होगी वो पाई जाएगी। अर्थात कह सकते हैं जो जैव रासायनिक चक्रों की जो तीव्रता है वो सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। यदि हम बात करें भूमध्य रेखा पर तो जैव रासायनिक चक्र सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर पाए जाएंगे। वहीं यदि बात करें हम ध्रुवों पर तो सबसे कम जो जैव भू रासायनिक चक्र की जो तीव्रता है वो पाई जाएगी क्या, ध्रुवों पर। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या, जैव भू रासायनिक चक्र। आशा करते हैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।